चलिए आगे बढ़ते हैं स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ अब कविता थपलियाल। और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जिसकी वजह से सस्ते दिन बड़ी ही तेज़ी से गुजर रहे हैं और महंगे दिन बड़ी ही जल्दी लौट रहे हैं। जी हां, आखिर क्या है इस आरबीआई की पॉलिसी में और क्या होगी क्या होगा इसका दूरगामी असर या इम्पैक्ट? पेश है इसी पर स्वदेश विशेष। महंगाई अभी बाकी है और महंगाई अब झुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए, आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, यानी कि इस बात पर चर्चा थी कि जो रेपो रेट है, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो या सीआरआर हो, वो किस तरीके से रहेंगे। और अगर आप होम लोन या कार लोन लेने की सोच रहे हैं या आपने ले रखा है, तो आपके लिए इस मॉनेटरी पॉलिसी से बुरी खबर आई है, क्योंकि आपकी ईएमआई बढ़ने वाली है, क्योंकि सस्ते कर्जों का स्वर्ण काल अब खत्म होने का है। वजह है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, जिसकी वजह से सस्ते दिन बड़ी ही तेज़ी से गुजर रहे हैं और महंगे दिन बड़ी ही जल्दी लौट के आ रहे हैं। आखिर क्या है इस आरबीआई की पॉलिसी में और क्या होगा उसका दूरगामी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट या असर, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। जिस बात का डर था वही बात हो गई। महंगाई की फिर मार हो गई। रिजर्व बैंक ने एक महीने के बाद फिर से आज रेपो रेट में %0.5% की बढ़ोतरी कर दी है। इसी के साथ रेपो रेट अब बढ़कर 4.9% हो गया है। आज से ठीक एक महीने पहले भी 4 मई को रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई का सरप्राइज दिया था और रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया था और सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। Unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. For 2022-23, that is for the current year, is retained at 7.2% with Q1 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1% and Q4 at 4%. With risks broadly balanced. Inflation is now projected at 6.7% in 2022-23, that is the current year, with Q1 at 7.5%, Q2 at 7.4%, Q3 at 6.2% and Q4 at 5.8% with risks evenly balanced. इस बढ़ोतरी से जहां एक तरफ महंगाई को काबू करने की कोशिश होगी, वहीं बैंकों से लोन लेने वाले ग्राहकों की लोन की किस्त पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं रेपो रेट बढ़ने के बाद लोगों और मार्केट के दिग्गजों का क्या रिएक्शन है, आइए सुन लेते हैं। लॉन्गर टर्म लोन्स जैसे होम लोन्स आर ऑन फ्लोटिंग रेट, तो उसमें तो डायरेक्टली ट्रांसमिशन होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म लोन्स देखो तो इट विल नॉट बी एज क्लियरली ट्रांसमिटेड, तो इट विल बी मिक्स्ड। तो ये अच्छी खबर है। और सबसे अच्छी खबर मुझे ये लगी कि इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर थोड़ा सा कम होता जा रहा है। यानी आगे आने वाले वक्त में, आगे क्वार्टर्स में जो प्रेशर, जो उम्मीद है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम रहेगा। सप्लाई साइड चीज जो हम कंट्रोल कर ले तो डिमांड अभी काफी अच्छी दिख रही है, नॉट ओनली रूरल मार्केट में लेकिन अर्बन और मेट्रो मार्केट में भी है, मैं ये बोल सकता हूँ। बट हमको ये इन्फ्लेशन का जो चैलेंज है, बिकॉज आज इनके लिए 2-3 बॉल्स जगल करने थे। एक चीज सामने नजर आ रही है कि अपना इन्फ्लेशन पीक हो गया है और धीरे धीरे जाके इन्फ्लेशन कम होता जाएगा। तो दैट इज आई थिंक द बेस्ट न्यूज फॉर द मार्केट। और दूसरी जो न्यूज है कि नेक्स्ट ईयर भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड 7.2% है, दैट ऑन द होल इज गुड। और वो ईयर वाइज जो दिया है, देखा है कि लास्ट क्वार्टर में जाते जाते 4.5 4.2 हो जाएगा। I think that one needs to understand more. 8 सालों के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची महंगाई की वजह से रिजर्व बैंक और सरकार सभी को मुश्किलों का सामना करना हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2022 में रिटेल महंगाई की दर 7.8% के लेवल तक पहुंच गई है। अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई की दर 7.8% के लेवल तक पहुंच गई है। मई 2014 के बाद ये सबसे ज्यादा है। इसी तरह अप्रैल 2022 में थोक महंगाई की दर बढ़कर 15% के भी ऊपर पहुंच गई है।
इसके साथ ही FY23 की चौथी तिमाही में महंगाई दर 5.8% रह सकती है। FY23 के पहली तिमाही में महंगाई दर 7.5% रहने की संभावना है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में महंगाई दर 6.7% की उम्मीद जताई गई है। ET नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अदिति नायर जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और एन कामाकोडी जो कि MD एंड CEO हैं सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के, वो जुड़ गए हैं। अदिति, आपसे पहला सवाल जो मेरा ये था वो यही था कि क्या महंगाई पीक हो गई है, अब आम आदमी थोड़ी राहत की सांस ले कि इसके आगे अब महंगाई नहीं जाएगी? देखिए, हमारा अनुमान तो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले महीने में काफी मेजर्स लिए हैं इन्फ्लेशन को कूल करने के लिए, उनका फुल इम्पैक्ट हमको जून के महीने की महंगाई की दर में दिखना चाहिए। तो हमें तो लग रहा था कि मई और जून की जो इन्फ्लेशन की दर है वो 7% के नीचे आ जाएगी, लेकिन आज जो Q1 का फोरकास्ट RBI MPC ने अपनी तरफ से आगे रखा है वो 7.5% है, जो ये सजेस्ट कर रहा है कि अप्रैल के बाद मई और जून में थोड़ी महंगाई कम होगी, लेकिन शायद 7% के नीचे नहीं आएगी। तो ये एक थोड़ा सा हमारे अनुमान से फर्क एक सामने RBI ने रखा है आज। और इनफैक्ट Q2 का भी अनुमान 7.4% पे है, वो भी हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी एलिवेटेड है। उसके बाद H2 के अनुमान लगभग हमारे एक्सपेक्टेशन के आसपास ही है। तो मैं कहूंगी कि आज जो ओवरऑल H1 का इन्फ्लेशन का फोरकास्ट MPC की तरफ से आया है वो थोड़ा हमारे एक्सपेक्टेशन से ऊपर है, तो शायद ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। पर्टिकुलरली हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस ऊपर चढ़ गए हैं। अब लास्ट मंथ हमको एक एक्साइज ड्यूटी कट तो मिल गया, बट अब एक्साइज वापस प्री पैंडेमिक लेवल पे आ गया है, तो और ज्यादा हमें इस मुद्दे पे तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई एडिशनल स्टेप्स आएंगे। तो शायद इस वजह से ये ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया होगा MPC ने अपने फोरकास्ट में। चलिए कामाकोडी सर, आपके पास मैं आना चाहता हूँ। देखिए, ये वाली जो रेट हाइक थी वो तो सब उम्मीद ही लगा के बैठे थे कि होनी है। यहाँ से अब कितनी और होनी है उसके बारे में आपका क्या विश्लेषण? क्या आपको लगता है कि इसके आगे अभी और लंबी चलने वाली है ये रेट हाइक्स की लड़ाई, और जो लोन्स हैं वो आम आदमी की पहुंच से थोड़े और दूर जाने वाले हैं? ये हमारा एक्सपेक्टेशंस है ये साल कैलेंडर ईयर दिसंबर के पहले वो 50 to 75 बेसिस पॉइंट और ऊपर आने के लिए अभी लाइक से हमारा एक्सपेक्टेशंस है। एंड वो फटाक से हो रहा है और 25 बेसिस पॉइंट्स हर मीटिंग में हो रहा है, वो देखने का है। बट मिनिमम 50 बेसिस पॉइंट एंड मैक्सिमम अनदर 75 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशंस अभी भी चल रहा है इन आने वाला 6 महीने में। चलिए एक और सवाल आपसे कामाकोडी सर लेना चाहता था कि इंटरेस्ट रेट कितनी जल्दी अब ये ट्रांसमिट होंगे, यहाँ पे जहाँ पे जो रेट बढ़ा है वो कितनी जल्दी आपको लगता है ट्रांसमिट होगा, या कुछ बैंक अभी नहीं ट्रांसमिट करेंगे इतनी जल्दी इसको? या दी लाइक से लोन अकाउंट्स है वो EBLR में एक्सटर्नल बेंचमार्क में लाइक से डायरेक्टली लिंक हुआ है, वो उधर तुरंत होगा। मगर वो रिस्क प्रीमियम वो वगैरह देखे कम से कम लाइक से ये अभी तक वो 90 बेसिस पॉइंट इंक्रीज में हमेशा वो मॉनेटरी ट्रांसमिशन में थोड़ा लैग इफेक्ट होगा। बट ये EBLR में वो टाइम टेकन वो बहुत कम हुआ है। सो वो ये 90 बेसिस अभी ये 50 बेसिस पॉइंट वो एक क्वार्टर के अंदर ट्रांसमिशन हो जाएगा। और दी सरप्लस लिक्विडिटी जो लाइक से वो बफर देता है वो भी लाइक से नीचे आ रहा है। सो इन एक हफ्ता के अंदर ये 50 बेसिस पॉइंट ट्रांसमिट हो जाएगा करके हमारा उम्मीद है। अजी, ग्रोथ
को आप इस समय किस तरीके से देख रही हैं? क्या, क्योंकि अनुमान हमेशा लगाया जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट आता है। क्या जो डिमांड है मार्केट में, क्या ग्रोथ है वो अभी अपने दम पे इतनी स्ट्रांग है कि जितने रेट हाइक्स हुए हैं उतने झेल जाए, और आगे भी अगर कुछ आते हैं तब भी ग्रोथ अपने आप को सस्टेन रखे, या वहाँ पे एक चोट पड़ेगी आपके हिसाब से? देखिए, हमारे हिसाब से जो ग्रोथ का अंडरलाइंग मोमेंटम है वो बहुत अनइवन है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी होगी इस साल, पर्टिकुलरली सर्विसेज सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे अब कोविड का इतना फियर अब नहीं है, लोगों ने वैक्सीन भी लगवा ली है, और ओवरऑल जो इन्फेक्शन की सिचुएशन है वो पहले जैसी नहीं है। तो हमें लगता है कि एक्सपीरियंसेस और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज लोग इन पे खर्चना चाहेंगे, तो सर्विसेज सेक्टर में अच्छी ग्रोथ हमें दिख रही है आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन एट द सेम टाइम जो हाई इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे आएगा, पर्टिकुलरली लो टू मिडिल इनकम सेक्शन में। तो हो सकता है कि जो एफएमसीजी परचेजेस हैं, जो एब्सोल्युटली नेसेसिटीज के अलावा बाकी जो परचेजेस हैं वहां पे थोड़ी सी डिमांड कंस्ट्रेन होगी। तो इन्फ्लेशन जो है, हाई कमोडिटी प्राइसेस जो है, उनका इफेक्ट हमें दिखेगा और जल्दी दिखेगा, क्योंकि लोगों का जो बजट कंस्ट्रेंट है वो काफी जल्दी हिट हो रहा है उन चीजों से जहां पे इन्फ्लेशन बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो गई है आउटपुट प्राइसेस में, जैसे कि फ्यूल्स हैं या फिर एडिबल ऑयल्स हैं या वेजिटेबल प्राइसेस हैं, उनका बहुत जल्दी हो गया है कंज्यूमर के वॉलेट पे। इसलिए थोड़ा डिमांड में कंस्ट्रेंट तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही अनइवन सिचुएशन है। काफी ऐसे भी हाउस होल्ड हैं जिन्हें पिछले 2 साल से बेहतर इनकम सर्टेनिटी अब है, तो उनकी स्पेंडिंग तो थोड़ी बेहतर ही होगी पिछले 2 साल के कंपैरिजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति अब मिल गई है। आपको बता दें कि यूपीआई से केवल सेविंग और करंट अकाउंट को लिंक किया जा सकता है। वहीं आरबीआई से अनुमति मिलने के बाद अब क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक किया जा सकेगा। आरबीआई का कहना है कि यूपीआई से क्रेडिट कार्ड को लिंक करने से कस्टमर्स को ज़्यादा सुविधा मिल सकेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि इसे तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक सिस्टम में ज़रूरी बदलाव नहीं कर लिए जाते। इसके अलावा एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी अलग से निर्देश जारी किए गए हैं। क्रेडिट पॉलिसी के ऐलान के बाद आपके होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन पर क्या असर पड़ सकता है? हर महीने आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा? इसकी पूरी डिटेल हमारे सहयोगी सौमीत समझा रहे हैं। तो पहले तो अगर होम लोन की अगर हम बात करें तो अगर किसी ने 20 साल का होम लोन लिया है 30 लाख रुपए का, तो अब के रेट पे जो 7.05 के आसपास है उधर ईएमआई पड़ता था उस इंसान को 23,350 रुपीज़ का। बट अब जो 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हुआ है उससे अगर हम अज्यूम करते हैं कि नया इंटरेस्ट रेट करीब 7.55% का हुआ, तो जो ईएमआई में इंक्रीज़ होगा वो करीब 900 रुपये का होगा। और सालाना अगर हम देखें तो 11,000 रुपये से आम इंसान का खर्चा बढ़ जाएगा होम लोन के लिए 20 साल के लिए अगर 30 लाख का लोन लिया है तो। अब अगर हम कार लोन की बात करते हैं और उसमें हमने 7 साल का लोन पीरियड अज्यूम किया है और 10 लाख का लोन अमाउंट अज्यूम किया है, तो पहले के रेट पे जो 8.15 के आसपास था उसमें जो ईएमआई पड़ता था इंसान को, एक आम इंसान को, वो करीब 15,660 रुपीज़ का पड़ता था। अब ये बढ़ जाएगा करीब 250 रुपये से, और सालाना खर्चा अगर हम देखेंगे तो 3,000 रुपये से बढ़ जाएगा आम इंसान के लिए। बट ये है 7 साल के लिए 10 लाख का लोन, कार लोन। अब अगर हम पर्सनल लोन की बात करते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी काफ़ी हाई है करीब 9.6% का, तो उस पे अगर हम देखें तो अगर किसी ने 5 साल के लिए अगर पर्सनल लोन लिया है जिस 7.5 लाख रुपए का, तो उस पे जो ईएमआई पड़ता था एक आम इंसान को वो करीब 15,800 रुपीज़ का पड़ता था, और ये 184 रुपीज़ से अब बढ़ जाएगा क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक हुआ है। और सालाना खर्चा अगर हम देखेंगे तो 2,200 रुपये से बढ़ जाएगा एक आम इंसान के लिए अगर उसने 5 साल के लिए 7.5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया है तो। आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंकों की होम लोन लिमिट बढ़ा दी है, यानी अब अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा रकम के होम लोन दे सकेंगे। साथ ही ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक अब रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दे सकेंगे। क्या है ये पूरा ऐलान, इसका असर किस तरह से होगा, समझा रही हैं सहयोगी खुशबू तिवारी। जी बिल्कुल, आरबीआई का आज मुख्य ऐलान तो रेपो रेट को लेकर ही रहा, जिससे ईएमआई भी आगे बढ़ेगी।
लेकिन इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐलान किए गए हैं, जिससे इस पूरे सेक्टर में आज रौनक देखने को मिली है। आरबीआई ने कहा है कि जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनकी ओर से इंडिविजुअल हाउसिंग लोन की जो लिमिट है उसे बढ़ा दी गई है, यानी उसे दोगुनी कर दी गई है। पहला तो देखिए, जो टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए 30 लाख की लिमिट जो थी उसे बढ़ाकर अब 60 लाख कर दिया गया है। वहीं पहले जो टियर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए 70 लाख रुपए तक की जो हाउसिंग लोन की लिमिट थी उसे बढ़ाकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए कर दिया गया है। रूरल बैंक्स की बात करें तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स उनकी ओर से जो जिनके अभी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से कम है उनके लिए सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। अन्य कोऑपरेटिव जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए सीमा 30 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है। इंडस्ट्री प्लेयर्स का कहना है कि इससे लोअर इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप और साथ ही जो अफोर्डेबल कैटेगरी के हाउसेस हैं उनकी बिक्री में डिमांड देखने को मिलेगी। उनके लिए क्रेडिट फ्लो अच्छा होगा, खास तौर पे वो लोग जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये लोन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को एक और बात में छूट दी है, यानी वे अपने नेटवर्क के 5% तक का कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स या फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में की फाइनेंसिंग में लगा सकते हैं। इंडस्ट्री प्लेयर्स का कहना है कि हालांकि जो रेट्स हैं बढ़े ज़रूर हैं, आगे बढ़ेंगे भी, लेकिन अभी जो मोमेंटम है खरीदारी का वो बना रहेगा इंडस्ट्री में और इन दरों पर भी खरीदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि यूजर्स की ओर से काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिला है। खास तौर पे अब इन कदम से अफोर्डेबल सेगमेंट में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मॉनसून सीजन आने वाला है और इसी कड़ी में ऊर्जा संकट को लेकर एक बार फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं। कैसे सरकार इस बार कोयला संकट को दूर करेगी और कैसे इस संकट से निजात दिलाएगी, इसी को लेकर बात की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियादर्शी ने पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह से। इस तरह की स्थिति में हम हैं, सबसे बड़ी चुनौती आपके ऊपर है। ये देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि पावर डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ये इस बात के संकेत है, खासकर कोविड के बाद। लेकिन साथ में चुनौती इस बात की भी है कि क्या जितनी रिक्वायरमेंट पावर की है हम उस स्थिति में हैं कि आने वाले दिनों में भी, क्योंकि जब मानसून की शुरुआत होगी तो आप उस चुनौती से निपट पाएंगे। पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारे पास पर्याप्त है। देखिए, आज के दिन में हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी जो स्थापित है वो 4 लाख यानी कि 400 गीगावाट्स है, 400,000 मेगावाट्स, 400 गीगावाट्स। और हमारी जो अभी तक मैक्सिमम डिमांड गई है वो 2,15,000 गई है, यानी 215 गीगावाट। तो हमारी ऊर्जा उत्पादन क्षमता पर्याप्त है। डिमांड जो इतना बड़ा, कोयले की उपलब्धता दूसरी आवश्यकता होती है पावर जनरेट करने के लिए। तो जब डिमांड बढ़ा, और डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और बहुत बढ़ा है, अभी तो प्रत्येक दिन जो हमारा पावर डिमांड है वो इसी तारीख को पिछले वर्ष जितना डिमांड था उससे 40,000 से 45,000 मेगावाट प्रतिदिन अधिक हो रहा है। प्रतिदिन 40 से 45,000 मेगावाट बहुत होता है। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे देश के डिमांड उतना नहीं जितना कि हमारा जितना ग्रोथ हुआ है। अगर एनर्जी टर्म्स में आप देखेंगे तो हमारा जो डिमांड, हमारे डिमांड में बढ़ोतरी हुई है करीब 1,300 मिलियन यूनिट, 25% की ग्रोथ हुई है इस पीरियड में, ये जो बहुत है। तो कोयले की ज़रूरत, आवश्यकता बढ़ी है, कोयले का उत्पादन भी बढ़ा है, लेकिन गैप है। जितना डिमांड हमारा बढ़ा है उतना कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ा है। वो कोल इंडिया उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही। इधर जो गैप है इसको मीट करने के लिए हम लोगों ने राज्यों को कहा है कि आप इंपोर्ट करें कोयला, और एनटीपीसी को भी कहा है इंपोर्ट करने के लिए, कोल इंडिया को भी कहा गया है कि आप इंपोर्ट कर करके राज्यों को दें। तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज़ और हम बता दें कि ये इंपोर्ट हम लोग करते आ रहे हैं, पिछले दशक से करते आ रहे हैं। इसलिए करते आ रहे हैं क्योंकि हम ब्लेंडिंग करते हैं। जो इंपोर्टेड कोल है उसका जीसी भी ज़्यादा रहता है, तो ब्लेंडिंग करते आ रहे थे। तो एवरेज ब्लेंडिंग के लिए इंपोर्ट हमारा करीब 20 to 25 मिलियन टन हुआ करता था। पिछले साल सिर्फ 8 मिलियन टन हुआ, तो 15-20 मिलियन टन का तो गैप वहाँ हो गया। वही हमने कहा कि ये गैप नहीं होना चाहिए। इसमें कई तरह के सवाल जैसे अपोजिशन भी उठा रहा है कि क्या पावर डिमांड में इतनी तेज़ी आएगी, और ये जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है और कोल की जो उपलब्धता की बात है, क्या इसका आकलन कोयला मंत्रालय और
ऊर्जा मंत्रालय ने साथ मिलकर नहीं किया और ये स्थिति क्यों आई? देखिए, ये नंबर एक तो हमें खुशी की बात है कि हम लोगों का डिमांड 25% बढ़ा है। यह दर्शाता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से बढ़ रही है, और ये डिमांड इसलिए बढ़ा है, वो अपने आप थोड़े बढ़ा, अपने आप नहीं बढ़ा। एक तो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, दूसरा ये है कि हम लोगों ने बिजली उपलब्ध कराई। क्या किया बिजली उपलब्ध कराने के लिए? एक तो हम लोगों ने अपने बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी की। करीब 1,67,000 मेगावाट हमने अब बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाई पिछले ये 8 साल में, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने। पहले हम लोग में बिजली का जो शॉर्टेज होता था वो 15-16% होता था पर डे, वह क्योंकि हम लोग डेफिसिट थे। अब हम सरप्लस हैं। अभी सरप्लस स्थिति यह है कि हमारी अब बिजली उत्पादन क्षमता हो गई 400 गीगावाट, यानी 4 लाख मेगावाट, और जबकि हमारा मैक्सिमम डिमांड है 2,15,000। तो ये हम लोगों ने क्षमता क्रिएट किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने, हम लोग की सरकार ने क्षमता क्रिएट किया। दूसरा, हम लोगों ने इस बिजली को देश के कोने कोने में ले जाने की व्यवस्था की। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और एमएसपी पर यह बढ़ोतरी 92 रुपए से लेकर 480 रुपए प्रति क्विंटल तक की गई है। कैबिनेट के फैसले का असर 17 फसलों पर पड़ेगा। 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है, तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। तिल की एमएसपी में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल इसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपये प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357। तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपये, सोयाबीन पीला पर 350 रुपये की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपये की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपये, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपये, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरपोर्ट और एयरलाइंस के लिए कड़े कोविड प्रोटोकॉल को फिर से जारी कर दिया है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस से यात्रियों को फेस मास्क लगाना सुनिश्चित करने को कहा है। और कौन-कौन सी बातें कोविड प्रोटोकॉल में शामिल की गई हैं, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित बता रहे हैं। हाल के समय में कई राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों के चलते एविएशन सेक्टर में चिंताएं बढ़ गई हैं। यही वजह है कि एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कोविड प्रोटोकॉल का एयरपोर्ट के साथ साथ एयरलाइन के भीतर भी इन तमाम कोविड प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन हो, इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो दिशा निर्देश एयरलाइन के लिए जारी किए गए हैं उसमें साफ तौर पर कहा है कि लगातार फ्लाइट के भीतर अनाउंसमेंट की जाए कि हवाई मुसाफिर वो कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करे, जिसमें सबसे जरूरी है कि चेहरे पर मास्क लगा के रखे। और अगर लगातार अनाउंसमेंट करने के बावजूद भी, एक रिपीटेड रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अगर हवाई मुसाफिर चेहरे पर फेस मास्क नहीं लगाता है तो उसको अनरूली पैसेंजर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। यही नहीं, अगर फ्लाइट वो एयरपोर्ट पर ही है तो उस पैसेंजर को फ्लाइट से डिबोर्ड किया जा सकता है, फ्लाइट से उतारा भी जा सकता है। इसी के साथ ही इस बात के लिए भी एयरलाइंस को कहा गया है कि वो फ्लाइट में अतिरिक्त या एक्स्ट्रा फेस मास्क रखें कि अगर जरूरत पड़े तो वो यात्रियों को मुहैया करा पाए। तो कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल का फ्लाइट के भीतर साफ तौर पर पालन किया जाए, इसके लिए लगातार अनाउंसमेंट करना होगा। यही नहीं, एयरपोर्ट के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई हवाई मुसाफिर
फेस मास्क नहीं लगाता है तो उसको एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही टर्मिनल पर, एयरपोर्ट टर्मिनल में लगातार अनाउंसमेंट होती रहेंगी कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर के, और अगर कोई पैसेंजर फेस मास्क नहीं लगाता है और लगातार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी नहीं लगाता है तो उसको स्टेट की जो गाइडलाइंस हैं सेफ्टी को लेकर के या जो पेनल्टी के जो दिशा निर्देश है वैसी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर के जो कोविड के बढ़ते मामले हैं उसकी आंच एविएशन सेक्टर पे, और इन मामलों के चलते उस जो एविएशन सेक्टर फिलहाल जो उसमें ग्रोथ नजर आ रहा है कहीं इस पर कोई ब्रेक न लगे या उसकी रफ्तार धीमी ना पड़े, इसके चलते डीजीसीए एक्शन में है और उसने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आरबीआई पॉलिसी का आज बाजार पर असर दिखा है। लगातार चौथे कारोबारी दिन बाजार गिरावट पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 35,000 के अहम स्तर से फिसलकर बंद हुआ है। दिन भर बाजार में क्या हलचल रही है, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा बता रहे हैं। अगर आज मार्केट को देखें तो आज आरबीआई की पॉलिसी का जो एक्शन था वो सिर्फ इंट्राडे तक ही सीमित रह गया और उसके बाद बाजार जहां कल था वहीं पे आज बंद होते हुए दिखा है। और इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि कल के मुकाबले करीब 70 पॉइंट का नुकसान निफ्टी पे दिखा। आप बैंक निफ्टी के अंदर भी आज कुछ ज़्यादा दम नहीं दिखा। अगर एसबीआई नहीं होता तो बैंक निफ्टी भी आज ज़्यादा नुकसान में होता, लेकिन एसबीआई ने किसी तरह से बैंक निफ्टी की गिरावट को थोड़ा सा कम कर दिया। आते सीधा सेक्टर्स पर, आज सेक्टर कौन से चले? जब आज आरबीआई के गवर्नर ये कह रहे थे कि हम रियल एस्टेट को बूस्ट करेंगे तो रियल एस्टेट काउंटर के अंदर काफ़ी जोरदार मूवमेंट आया और रियल एस्टेट काउंटर्स यानी कि इंडेक्स वो अपने आप में चलता हुआ दिखा। आज दूसरा जो इंडेक्स था वो जो चला है वो है सरकारी बैंकों का कीमा, पीएसयूज बैंक, वहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखा है। और तीसरा था आईटी, फार्मास्यूटिकल्स भी चला बट फार्मा के मुकाबले आईटी इंडेक्स काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखा। ये 3 बेसिक इंडाइसेस थे जो आज काफ़ी दम भरते हुए दिखे हैं। जहाँ पे आज थोड़ा नुकसान देखने को मिला वो था एफएमसीजी, यहाँ पे टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले ऐसी कंपनी कमज़ोर हैं। अब आते सीधा आज के निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। आज टाटा स्टील, एसबीआई और डॉक्टर रेड्डीज ये 3 आज के टॉप गेनर्स बने हैं, जहां पे परसेंटेज में करीब 1-1.5% तक का उछाल आया। टिपिकली टाटा स्टील पुल बैक का ट्रेड था। एसबीआई के अंदर आज लीडरशिप थी बैंक की, क्योंकि ग्रामीण भारत में पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। और डॉक्टर रेड्डीज के अंदर फार्मास्यूटिकल्स का काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अगर आप वैसे आज लूजर्स के हिसाब से देखेंगे तो भारतीय एयरटेल, आईटीसी 2 ऐसे शेयर्स निकल के आए जिन्होंने आज कमजोरी दिखाई है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज बाजार में जोश नहीं भर पाया, बल्कि इसने बाजार को आज नीचे की तरफ ड्रैग करने का काम किया और 1 से 1.5% तक का नुकसान यहाँ पर भी हमको बंद होते हुए दिखा। मिड कैप कैटेगरी में अगर आप जा पाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फिर से जो जीआरएम से जुड़ी हुई कंपनी है जैसे कि एमआरपीएल, ये शेयर आपको काफ़ी अच्छे से चलते हुए दिखे। इसके अंदर आज फिर से बैक टू बैक हमको काफ़ी अच्छा गेन बनते हुए दिखा। और इसी कैटेगरी में अगर आप बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डिशमैन कार्बोरेंडम, ये अच्छा शेयर चला है। इसके अलावा महाराष्ट्र सीमलेस, एलजी इक्विपमेंट जैसे शेयर्स जो आज हमारे मेहमानों ने आपको दिए थे, इन सब के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिखी है। शेयर टूटा गुजरात गैस का, क्योंकि मोरबी के अंदर वो गैस को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, लोग शिफ्ट कर रहे हैं रिलायंस और आईयूसी की तरफ में, इसलिए आज गुजरात गैस सेकंड डे था जो पिटता हुआ दिखा। इसके अलावा रेमंड्स के अंदर आज फिर से दबाव आया। आज 200 दिन के एवरेज को ब्रेक डाउन करने वाला शेयर बना अंबर एंटरप्राइजेस, और यहाँ पर भी आज नुकसान करीब 5% के आसपास का था। कुल मिला के मार्केट्स के अंदर आज का दिन सिर्फ इंट्राडे वॉलेटिलिटी का दिन रह गया और वैसे तो कुल मिला के नुकसान ही था। कमोडिटी मार्केट के अपडेट में आज शुगर सेक्टर की बात करेंगे और इस सीजन रिकॉर्ड चीनी उत्पादन का अनुमान है। इस खबर पर तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी विश्व मोहन दे रहे हैं। देखिए, इस माह जो जितने भी मिलर्स हैं, चीनी मिले हैं, उनका संगठन है, उन संगठनों ने एक अनुमान जारी किया है कि 6 जून तक अब तक 352 लाख टन चीनी का उत्पादन चालू सीजन में हो चुका है और पूरा जून होते होते करीब 360 लाख टन चीनी का उत्पादन देश में हो जाएगा, जो रिकॉर्ड उत्पादन है अब तक का। और ये इतना उत्पादन जो एथनॉल है उनके डाइवर्जन के बाद ये नंबर आए हैं। और एक्सपोर्ट की बात करें तो सरकार ने पहले ही 100 लाख टन का एक्सपोर्ट का लिमिट लगा रखा है। 94-95 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और 85 लाख टन फिजिकली अब तक डिलीवर भी हो चुके हैं 31 मई तक। तो और उम्मीद है कि पूरे सीजन में करीब 100 लाख टन ही चीनी का एक्सपोर्ट होगा। अगर उसे मानकर चले और 360 लाख टन हमारा उत्पादन है और घरेलू खपत है 275 लाख टन, जिसमें ओपनिंग स्टॉक भी था हमारे पास 82 लाख टन। तो ये कैलकुलेशन के बाद अगर शुगर की बैलेंस शीट अगर अपने पास देखें तो करीब 60 से 70 लाख टन हमें अगले सीजन के लिए ओपनिंग स्टॉक भी होगा। तो एक अच्छी खबर है कि रिकॉर्ड उत्पादन, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट के बाद भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अच्छी होगी, अगले सीजन के लिए ओपनिंग स्टॉक अच्छी होगी। तो शुगर सप्लाई की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो शुगर के दाम कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पर राहत ही मिलेगी और उत्पादन तो बम्पर हो ही रहा है, तो एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी कोई दिक्कत आने वाले समय में नहीं होगी। जी
आगे बढ़ते हैं। पिछले साल सितंबर में रिकॉर्ड कीमतों के बाद शिपिंग फ्रेट रेट अब न सिर्फ स्थिर है बल्कि पिछले कुछ महीनों में 10 से 20% गिर भी गए हैं। इंडस्ट्री का यहां पर कहना है कि कंटेनर की दिक्कत भी काफी हद तक दूर हो गई है, लेकिन असल में पूरी खबर क्या है, कृतिका अरोड़ा समझा रही हैं। शिपिंग फ्रेट रेट्स अब थोड़े स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं और अगर कुछ इंडस्ट्री प्लेयर्स की माने तो पिछले कुछ महीनों में अराउंड 10 to 20% शिपिंग फ्रेट रेट्स में थोड़ी सी गिरावट आई है। अगर हम फ्रेटॉस बाल्टिक इंडेक्स जो कि फ्रेट रेट्स को ट्रैक करता है उसके डेटा की तरफ जाएं तो वो दिखाता है कि जो सितंबर में पीक आया था जब फ्रेट रेट्स मोर देन डबल हो गए थे, लेकिन अब नियरली 30% की गिरावट आई है जून में। और इंडस्ट्री प्लेयर्स कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आगे आने वाले 1-2 महीनों में थोड़ी सी और ज़्यादा गिरावट आई, एक क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिले और इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी पिछले कुछ महीनों में जो उनकी कॉस्ट को इफेक्ट कर रहा था। लेकिन अब वो कहते हैं कि कुछ रिलीफ हो सकता है क्योंकि स्टेबिलिटी आ गई है और 1-2 महीने में डाउनवर्ड ट्रेंड भी आ सकता है। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे दूसरी अहम खबरों की ओर, जहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की फर्जी रिव्यू रोकने के लिए सरकार जल्द कुछ बड़े कदम उठा सकती है। रिव्यू का कंज्यूमर्स पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और इसीलिए सरकार की सख्ती इस ओर बढ़ने वाली है। लेकिन किस तरह से ये सख्ती लगाई जाएगी और क्या नियम कानून आ सकते हैं, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं पूरी जानकारी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लेकर के फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म तक जो फेक रिव्यूज, फर्जी रिव्यूज पोस्ट किए जाते हैं, इस पर रोक लगाने के लिए सरकार जल्द ही एक कमेटी का गठन कर सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो कमेटी है ये 5 से 6 सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं और कमेटी का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे कदम बताना, ऐसे रास्ते बताना जिनका पालन करके इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, ई कॉमर्स या फिर फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे रिव्यूज को पोस्ट करने पर रोक लगाई जा सके। सिर्फ यही नहीं, ये कमेटी लीगल मेजर्स पर भी अपने सुझाव दे सकती है कि कैसे कानूनी रास्ता भी अपनाया जा सकता है कि ऐसे फेक रिव्यूज आने वाले वक्त में इन प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट ना हो। इसके अलावा पेड एंडोर्समेंट एक अहम विषय है, यानी कि पैसे देकर के जो एंडोर्समेंट किए जाते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के, उस पर भी रोक लगाई जाए कि सिर्फ ऑथेंटिक रिव्यूज ही पोस्ट हो। तो पेड एंडोर्समेंट पर रोक लगाने के लिए भी कमेटी अपनी तरफ से कदम सुझा सकती है और ऐसे में जो जेन्युइन बायर है और उसके जो ऑथेंटिक रिव्यूज हैं वही पोस्ट हो, उसके लिए भी कमेटी अपनी तरफ से प्रोत्साहन के लिए कुछ कदम सुझा सकती है। मसलन ऐसे रिव्यूज किसी पिक्चर या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ पोस्ट किए जाएं। तो ये कमेटी का गठन, जिसको लेकर के सूत्र बता रहे हैं कि इस दिशा में नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से इसी हफ्ते जारी हो सकता है। फेक रिव्यूज का मसला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर उपभोक्ता मंत्रालय को बहुत शिकायतें मिली हैं कि कैसे इन फेक या फर्जी रिव्यूज के जरिए ग्राहक को प्रभावित किया जा रहा है, जबकि प्रोडक्ट या सर्विसेज में दिक्कत है, खामी है और वो जेन्युइन नहीं है। तो सरकार इसको लेकर के ये कदम उठाने पर आगे बढ़ रही है और इस विषय पर उपभोक्ता मंत्रालय ने 27 मई को ही एक अहम बैठक भी की थी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ में। तो अब उसी दिशा में हम ये बड़ा कदम उठता हुआ देखेंगे कि जहां सरकार एक कमेटी का गठन करके आने वाले वक्त में उन ठोस कदमों पर या फिर स्टेप्स उठा सकती है जिसके जरिए फेक रिव्यूज पर रोक लगाई जा सके। अब बात पर्यावरण की, जिसमें भारत का हाल बेहाल है क्योंकि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में देश पूरे जहां में फिसड्डी आया है। पेश है इसी टॉपिक पर स्वदेश विशेष। बात कर लेते हैं पर्यावरण की, जिसमें भारत का हाल बेहाल है। 5 जून को पर्यावरण दिवस तो देश में धूमधाम से मनाया गया था, मगर 2 दिन बाद ही पर्यावरण को लेकर जो रिपोर्ट आई है उससे तो यही लगता है कि देश में पर्यावरण को लेकर बातें ज़्यादा और काम बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में देश पूरे जहान में फिसड्डी निकल के आया है। इस टॉपिक पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। साफ हो हवा, स्वच्छ हो जल, तभी मिलेगा सुंदर कल। ऐसे ना जाने कितने नारे आपको देश में सुनाई देंगे या सोशल मीडिया में दिखाई देंगे, मगर जब हकीकत सामने आती है तो नजरें झुक जाती हैं। 2022 की दुनिया की पर्यावरण रैंकिंग की रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां भारत नीचे से फर्स्ट आया है।
180 देशों के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180वें नंबर पर आया है। ये रैंकिंग अमेरिका से जारी की गई है। अमेरिका 180 देशों की इस लिस्ट में 43वें स्थान पर है, जबकि सबसे साफ देश है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन, तीसरे नंबर पर है फिनलैंड, चौथे पर माल्टा और 5वें पर स्वीडन है। अमेरिका के रिसर्चर्स ने ये 40 पैरामीटर्स के हिसाब से रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग के लिए क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, खेती और ग्रीन हाउस गैसों के प्रदूषण जैसे मानकों को आधार बनाया गया है। भारत को सबसे खराब रैंकिंग वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के प्रदूषण की वजह से मिली है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहर तो अब सर्दी में ही नहीं, गर्मियों में भी प्रदूषण की वजह से धुंधले नजर आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की सबसे बड़ी लड़ाई प्रदूषण से ही है, और बेशक भारत को अपने नागरिकों का जीवन सुधारना है तो आर्थिक प्रगति और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा, और भारत को बहुत काम करने की जरूरत है। वहीं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के मुताबिक साल 2050 तक भारत और चीन प्रदूषण फैलाने वाले 2 सबसे बड़े देश होंगे। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारत प्रकाश राय, जो कि सेक्रेटरी हैं फोसेप FOSEP के, वो हमारे साथ जुड़ गए। भारत सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि क्या ये जो रैंकिंग आई है 180 में 180, इसको लेके थोड़ा सा आश्चर्य है आपको, या ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी? ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि भारत में जो बोलते हैं वो काम नहीं करता है। ऊंची बातें करते हैं, लेकिन पर्यावरण के ऊपर कुछ भी ठोस काम नहीं होता है। इसे हमने देखा है। जितना भी यहाँ पर ये इन्वायरमेंट के ऊपर ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बना हुआ है, वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमने इसे देखा है, क्योंकि काम कुछ भी नहीं होता है। कागज में एक ऐसा होता है, फील्ड में दूसरा ही होता है। देखिए, जैसे दार्जिलिंग एक पहाड़ी अंचल है, यहाँ का जैव विविधता बहुत रिच था और फॉरेस्ट भी बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जो इसके नेशनल पार्क घोषित करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तब से ये खत्म हो गया। डिपार्टमेंट्स है, करोड़ रुपया इसके डिपार्टमेंट को देता है सरकार, लेकिन वो लोग फील्ड में कुछ भी काम नहीं करता है। हम लोग जैसे NGO बोलते हैं वो लोग को, आप करिए, हम भी पैसे से आपको सहायता करेंगे, लेकिन हम लोग को उसमें इन्वॉल्व करने नहीं देता है, क्योंकि वो इन्वॉल्व होने से उसको मालूम होता है कि वो पता कर देगा क्या क्या फंड आ रहा है, कैसा वो यूज कर रहा है। इसीलिए वो डरता है, NGO के साथ काम करने डरता है। इसीलिए वो लोग जितना भी फंड आने से वो कुछ भी नहीं होता है। हमारे जो दार्जिलिंग पहाड़ी अंचल का ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 60% इसका ये जो ज्योग्राफिक एरिया उसको फॉरेस्ट कवर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अभी 25 से 30% है। और जो हमारे यहाँ पर जैसे आपने बोला कि इन्वायरमेंट डे के दिन सब लोग धूमधाम से मनाता है, इसके बाद वो लोग पीछे कभी नहीं देखता है क्या किया है, उससे कैसे इसको काम करना है, इसको फॉलो अप करना है, वो नहीं करता है। जो हमारा ये NGO है जी, नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल 1989 में ये बना हुआ है, और हम लोग बहुत ऑपरेशन ऊपर काम किया है। इसीलिए हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा सा ये अवार्ड दिया था, इंदिरा प्रियदर्शन विक्रमित अवार्ड 2007 में 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दिया था दिल्ली में। इसके बाद हम लोग ऐसा काम अच्छा करते करते तो इंटैक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने अनुरोध भार्गवा इन्वायरमेंट अवार्ड 2011 इस ऑर्गेनाइज को दिया था। हम लोग ऐसे इनकरेज हो गया, अभी हम लोग ऐसा एफोरेस्टेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचआई ने सिर्फ 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। NH 53 पर अमरावती से अकोल के बीच सिंगल लेन में 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाई गई है और इस उपलब्धि पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जमकर तारीफ की और बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। I am very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav announced by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji successfully completed a Guinness World Record by constructing 75 kilometer continuous bituminous concrete in single lane on NH 53 between Amravati to Akola. बात करते हैं कोरोना केसेस की। देश में कोरोना संक्रमण के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना 4000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें, बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 1881 मामले सामने आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हालात मुंबई के खराब हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में देखा गया है कि मुंबई में कोविड-19 के मरीज 80% से ज्यादा बढ़ गए हैं और मुंबई में सोमवार को 676 कोविड मामले सामने आए। मंगलवार को यही आंकड़े बढ़कर 1242 हो गए। इन आंकड़ों को देखें तो महज 24 घंटे में 83% कोविड के केसेस बढ़े हैं। इसके बाद दिल्ली, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के संक्रमण के मामले बढ़े हैं, कई राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है और उससे चौथी लहर की आशंका बढ़ गई है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयानों के बाद आतंकी संगठन अलकायदा की ओर से आत्मघाती हमलों की धमकी पर जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। अलकायदा ने इसे इस्लाम धर्म का अपमान बताया है और देश के कई राज्यों में हमले की धमकी दी है। 6 जून को एक धमकी पत्र के जरिए आतंकवादी संगठन अलकायदा ने कहा है कि वो पैगंबर के सम्मान में लड़ने के लिए दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमलों की शुरुआत करेगा। इन बयानों को लेकर दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने पहले ही भारत से नाराजगी जताई है। वहीं खाड़ी के कई देश भारतीय राजनयिकों को तलब भी कर चुके हैं। भारतीय महिला क्रिकेट की शान मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से आज संन्यास ले लिया। मिताली राज पिछले 23 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही थी और आज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। मिताली राज ने ट्विटर पर एक लंबे संदेश के जरिए संन्यास का ऐलान किया। मिताली वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला है। मिताली राज के नाम 7 सेंचुरी और 64 हाफ सेंचुरीज हैं। बतौर कप्तान भी सबसे ज्यादा जीत उनके खाते में ही है। भारत के लिए लंबे वक्त तक कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी मिताली राज के नाम पर ही है। मिताली राज ने अपने क्रिकेट करियर में 232 वनडे मैचों में से 7,805 रन बनाए हैं। इस दौरान मिताली का औसत 50.68 का रहा है। स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।